हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे भी बनता ही बनता है। चलिए देखें, स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल बहुपद को पॉलिनोमियल बोला जाता है। बहुपद को क्या बोला जाता है अंग्रेजी में? पॉलिनोमियल बोला जाता है। इसमें देखेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो बच्चों, बहुपद दो प्रकार का होता है। बहुपद दो टाइप का होता है। बहुपद दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर। दूसरा होता है घातों की संख्या के आधार पर। घातों की संख्या के आधार पर। तो पहला हो गया पदों की संख्या के आधार पर, दूसरा हो गया घातों की संख्या के आधार पर। तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद आता है एक पदी, एक पदीय बहुपद। दूसरा आता है द्विपदी बहुपद। और तीसरा आता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होता है? वह बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। इसमें केवल एक पद होता है। इसमें केवल कितना पद होता है? एक पद होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण में लिख लेंगे, जैसे केवल x लिख दें तो इसमें सिर्फ एक ही पद है ना, तो ये एक पदी बहुपद होगा। y लिख दें तो y भी एक पद है, तो एक पदी बहुपद। 3x, किसी का मल्टीप्लाई, किसी का गुणा अगर हो, x और मान लो 3 का गुणा है तो भी एक ही पदी बहुपद आएगा। 4x स्क्वायर, तो भी ये एक ही पदी बहुपद आएगा, 4x स्क्वायर है। द्विपदी बहुपद क्या होता है? वह बहुपद जिसमें केवल दो पद हो। इसमें दो पद होते हैं। इसमें दो पद होते हैं। इसमें दो पद होते हैं, इसलिए ये द्विपदी बहुपद, एक द्विपदी बहुपद कहलाता है। उदाहरण में देख लेंगे, 3x प्लस 5 ले लो। 3x प्लस क्या कर लें? 3x प्लस 5 ले लेते हैं। या y प्लस 3 ले लो, या y माइनस 3 ले लो, कुछ भी ले लीजिए आप। दो पद होना चाहिए, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तो ये कहलाएगा द्विपदी बहुपद। त्रिबहुपद, त्रिपदी बहुपद क्या होता है? जिसमें तीन पद हो। जिसमें तीन पद होते हैं। तीन पद होते हैं, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। उदाहरण, इसका उदाहरण देखो यहाँ लिखे गए। इसका उदाहरण क्या है? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये कितने पदी बहुपद हो गया? देखो तीन पद है कि नहीं? एक पद, दो पद, तीन पद। एक पद, दो पद, तीन पद, तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया। अब जो आपका मेन है, मेन टॉपिक है घातों की संख्या के आधार पर। ये आपके सिलेबस में भी है। घातों की संख्या के आधार पर होता है नंबर फर्स्ट रैखिक बहुपद। नंबर फर्स्ट रैखिक बहुपद। नंबर सेकंड होता है
द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। नंबर 3 होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है बच्चों? रैखिक बहुपद क्या होता है आप देखते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है? यदि इसमें घात कितनी है? यदि घात है एक, किसकी घात है? किसकी घात है? चर की घात अगर एक है, यहां पर थोड़ा सही करके लिख देते हैं। यदि चर की घात, यदि चर की घात, यदि चर की घात इज इक्वल टू 1, तो ये रैखिक बहुपद होगा। इसमें क्या है? यदि चर की घात, यदि चर की घात बराबर अगर 2 है तो द्विघात बहुपद होगा। और यदि चर की घात कितनी है? यदि चर की घात 3 है तो त्रिघात बहुपद होगा। इसका रैखिक बहुपद का उदाहरण दिखाते हैं आपको। उदाहरण क्या होगा? x खाली लिख दें, तो यहाँ चर की घात कितनी? 1 है। अगर चर की घात 1 है तो ये रैखिक बहुपद। x प्लस 3 लिख दें तो भी चर की घात 1 है तो रैखिक बहुपद। अगर हम लिख दें y माइनस 3, तो भी देखो ये चर y है तो y की घात 1 है तो रैखिक बहुपद। यदि चर की घात 2 आ जाए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिख दें उदाहरण में, तो एक ऐसा बहुपद द्विघात बहुपद, क्योंकि चर की घात अब कितनी हो गई? 2 हो गई। एक एग्जाम्पल और ले लें, वाई स्क्वायर माइनस 5, तो यहाँ पर चर की घात कितनी हो गई? 2 हो गई, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। अब देखो त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल ले लेते हैं उदाहरण में। अगर खाली हम एक्स क्यूब लिख दें तो ये त्रिघात है, क्योंकि घात इसमें कितनी है? 3 है। घात इसमें कितनी है? 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद है। y की घात 3 प्लस 5y प्लस 6 लिख दें तो भी देखो y की घात कितनी है? 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर थोड़ा सा देखिए, ये 2.1 एक्सरसाइज, ये उदाहरण क्वेश्चन है, इसकी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा देखिए, यहां पर कह रहा है उदाहरण नंबर 1 में, नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px है, जहां px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी हमें ग्राफ में शून्यकों की संख्या निकालना होगा तो हम देखेंगे कि ग्राफ जो है वो x अक्ष को कितने भागों में काट रहा है। x अक्ष को कितनी भागों पे काट रहा है या टच कर रहा है, जो भी हो, काटे या टच करे, वो क्या होगा? उतने ही उसके क्या होंगे? शून्य होंगे। तो ये ग्राफ देखिए, ये हमारी एक्स अक्ष होती है और ये हमारी वाई अक्ष होती है। तो ये एक्स अक्ष को कितने भागों में काट रहा है? देखो यहाँ पर एक भाग। तो इसके जो है, इसके शून्य कितने हो जाएंगे? देखिए यहाँ पर हम एक कलर ले लेते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? इसका शून्य एक्स अक्ष को एक भाग पे काट रहा है तो इसका शून्य 1 हो जाएगा। ये एक्स अक्ष को कितनी भागों में विभाजित कर रहा है? कितनी जगह पे काट रहा है? देखिए 1 2, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? शून्य इज इक्वल टू 2। ये यहाँ पर कितने भागों पे काट रहा है? 1 2 3, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका शून्य बताइए आप, इसका शून्य देखो कितने भागों में काट रहा है? एक्स अक्ष को सिर्फ एक जगह पे काट रहा है तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? 1। इसका बताइए, देखिए एक्स अक्ष को ये ग्राफ एक पॉइंट पे टच कर रहा है एक्स अक्ष को, तो इसका शून्य भी 1
और इसमें देखिए कितने भागों में, 1 2 3 4, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये तो समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2.1 प्रश्नावली है, एक ही एक क्वेश्चन है यही बस सिर्फ इसमें। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ नीचे आकृत 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो अभी हमने कहा है कोई भी ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर टच करे या काटे उसको, तो उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो ये देखिए ये ग्राफ है, x अक्ष को कहीं टच कर रहा है, कहीं नहीं काट, ये तो y अक्ष है, y अक्ष को काट रहा है। तो y अक्ष से हमको मतलब नहीं है, हमें x अक्ष से मतलब है सिर्फ। तो हमारा शून्य कितना हो जाएगा इसमें, 0, क्योंकि x अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है। इसमें बताओ शून्य कितना हो जाएगा, देखिए x अक्ष को एक पॉइंट पे काट रहा है तो इसका शून्य 1। इसमें देखिए 1 2 3, इसका कितना शून्य हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें देखो x अक्ष को कहाँ काट रहा है, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 2। यहाँ पर देखिए इसके शून्य 1 2 3 4, इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसके शून्य देखो 1 2 3, इसके शून्य कितने हो गए, 3 शून्य हो गए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच हमको क्या निकालना है, संबंध निकालना है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा बहुपद के बारे में जान लेते हैं कि बहुपद कौन सा बहुपद होगा, कौन बहुपद नहीं होगा। तो इसके लिए देखेंगे, यहां पर देखते हैं बहुपद का व्यापक समीकरण लिखे गए, बहुपद का व्यापक समीकरण। बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। समीकरण करके यहाँ लिख दो, व्यापक रूप लिख दो, व्यापक रूप लिख दो। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये क्या है, हमारा बहुपद का व्यापक रूप है। जहां a क्या है, जहां a है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। कुछ बच्चों को एक्स स्क्वायर का गुणांक ही निकालना नहीं आता है, तो उसके लिए देखो क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक कह दे तो एक्स स्क्वायर के जो पड़ोस में संख्या होगी, जो बगल वाली संख्या होगी, ऐसा कह दें तो वही उसका गुणांक होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए, या कहते हैं ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो बी क्या है, बी किसके बगल पड़ोस में है, एक्स के पड़ोस में है, तो ये हो जाएगा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। और सी के साथ देखो ना एक्स वाला टर्म है ना वाई वाला टर्म है, तो सी क्या है, अचर पद है। सी क्या है, अचर पद है। ठीक है, अब बहुपद होने की शर्तें, बहुपद होने की शर्तें क्या है, बहुपद होने की शर्तें क्या है। तो बहुपद होने के लिए नंबर, कंडीशन नंबर फर्स्ट ये है कि जो चर है आपका, चर वो x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। अगर रूट में हो जाएगा तो वो बहुपद नहीं रहेगा। सेकंड पॉइंट, चर x हो चाहे y हो चाहे z हो, की घात, की घात p बटे q यानी भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है आपका, चर
एक्स वाई जेड अपॉन में नहीं होना चाहिए, यानी कि बटे में नहीं होना चाहिए, ऐसा लिख लेते हैं, बटे में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन फॉलो करेगा तभी बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं, थोड़ा सा इधर देखो, यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, उससे समझेंगे। जैसे हम कहते हैं ए एक्स स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं, इसको नहीं लिखते, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये बहुपद है कि नहीं है? तो ये बहुपद है, क्योंकि देखो यहाँ पर चर जो है x हमारा यहाँ चर है, चर देखो रूट में भी नहीं है, चर की घात p बटे q के रूप की भी नहीं है, और चर बटे में भी नहीं, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो ये बहुपद हमारा है, तो इसमें लिख देंगे बहुपद है। दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 3, ये बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद है कि नहीं है? तो इसको देखेंगे तो हमने क्या कहा है, यहाँ पर देखो कुछ बच्चे कहते हैं कि रूट में 2 तो है ही, तो हमको ये अचर पद है, 2 3 4 5 जो भी होता है वो सब क्या होता है, अचर पद होता है। तो अचर पद से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि x देखना है, x रूट में नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो x कहीं रूट में है क्या, या x की पावर p बटे q के रूप की है क्या इसमें, या चर कोई बटे में है क्या, कहीं नहीं है, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। एग्जाम्पल थर्ड ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स प्लस 6। अब इस वाले एग्जाम्पल में देखो जो चर है आपका x है वो रूट में है, इस वाले एग्जाम्पल में चर जो है वो रूट में है, तो रूट में अगर चर आ गया तो बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा। अब हम बात करेंगे किसी बहुपद के शून्याकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं इसको। इसको देखिए मिटाया जा रहा है। चलिए आगे आ जाते हैं। बहुपद का व्यापक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि बहुपद के यदि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तब शून्यांकों का योगफल ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी बाई ए, और माइनस बी क्या है, बी है एक्स का गुणांक, तो माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक, बटे ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी बच्चों क्या है,
सी अभी हम पिछली क्लास अभी पीछे पढ़ चुके हैं। सी क्या है? अचर पद है आपका। सी क्या है? अचर पद है। और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अल्फा और बीटा यूनानी भाषा के अक्षर हैं जिन्हें क्रमशः अल्फा बीटा द्वारा उच्चारित किया जाता है। ये कहाँ के शब्द हैं? यूनानी भाषा के शब्द, अक्षर हैं। ठीक है, बाद में हम एक और अक्षर गामा का प्रयोग करेंगे जिसे गामा से उच्चारित किया जाएगा। ये जो अक्षर है, जो आपको आर टाइप का लग रहा है, ये वास्तव में क्या है? गामा है। ठीक है, बाद में इसके डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। उदाहरण नंबर 2 है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 2 है, कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये तो क्वेश्चन है, चलिए कर लेंगे। तो देखो, हल करेंगे। यहां पर लिख देंगे बहुपद क्या दिया है हमको? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसको px बना देंगे, इसको px मान लेते हैं। हमें शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य के लिए लिखेंगे पहले। शून्य के लिए px बराबर 0। जब भी शून्य निकालना होगा तो शून्य के लिए हम ये px जो है उसको 0 के बराबर रख देंगे। और px हमारा है क्या? यही तो है, तो इसको रख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। यहीं पर बच्चे अटकते हैं, गुणनखंड नहीं कर पाते हैं। तो उसको देखो कैसे करेंगे। इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। पहले इसका इससे गुणा करेंगे, 10 एकम 10, 10 एकम 10 आ जाएगा। इधर देखो पहले 10 एकम 10। अब 10 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, इनका क्या करना है? गुणनखंड, गुणनखंड करना है कि जोड़ें या घटाएं। जोड़े या घटाएं तो 10 आ, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 10 आ जाना चाहिए। नहीं, जोड़ने या घटाने पर 10 नहीं आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर ये 7 आ जाना चाहिए, एक्स का गुणांक। और गुणा करें तो 10 आ जाना चाहिए। गुणा करने पर इसका इसका जो भी गुणनफल हो वो आना चाहिए। और जोड़ने या घटाने पर एक्स का गुणांक आ जाना चाहिए। तो चलो 10 का गुणा करते हैं, 10 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। तो 2 गुणे अगर हम 5 करें तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। गुणा करने पर 10 हो रहा, और 2 और प्लस जोड़ देगा, 2 प्लस 5 कितना हो गया? 7 हो गया। तो गुणा करने पर तो 10 आ गया, जोड़ो या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो इस पे जोड़ने से कितना आ गया? 7 आ गया। तो ऐसे ही गुणनखंड हो जाएंगे इसके। देखो, एक्स स्क्वायर, इस 7 की जगह पर हम लिख देंगे ब्रैकेट में 2 प्लस 5। या एक काम करो, यहाँ 7 के साथ x लगा है, तो 7 की जगह पर ये सब जब डिजिट लिखोगे तो इसके साथ भी x लगा लो। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लो। कितना कॉमन? दोनों में संख्या जो मिलती है छोटी घात वाला कॉमन होता है। तो इसमें x मिल रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2। भाई x यहाँ 2 था, एक x चला गया बाहर, यहाँ पर एक x था, वो भी x चला गया, तो x बचा प्लस 2 बचा। ये इसमें कॉमन ले लेंगे तो इसमें 5 कॉमन हो जाएगा, तो 5 चला गया, x बचा, और 5 दूनी 10 बराबर 0। इन दोनों में फिर क्या कॉमन है कि x प्लस 2 कॉमन है, तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। एक बार ये x प्लस 2 बराबर 0 रख देंगे, तो x बराबर, ये प्लस 2 को बराबर के उधर ले जाएंगे
तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, x बराबर -2। एक बार x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर इस 5 को बराबर को उस साइड ले जाएंगे, तो प्लस है तो फिर माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा अल्फा हो जाएगा और ये हमारा बीटा हो जाएगा, और यही हमारे क्या है, दोनों शून्य का आ जाएंगे। अब देखिए शून्यांकों का, अब शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना हमारे पास है, -2, प्लस बीटा कितना है हमारे पास, -5 है, तो -5। तो ये -2 प्लस -5 तो -7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब 7 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो माइनस लिख दो। 7 क्या है, x का गुणांक है कि नहीं है, तो लिख देंगे 7 के लिख देंगे x का गुणांक, x का गुणांक। x का गुणांक बटे 1 क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक हो गया। अब शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा है -2, अल्फा कितना है, -2 है, बीटा कितना है, -5, तो 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस 10 आ गया, 10 बटे 1 रख सकते हैं। तो 10 हमारा क्या है, 10 देखो अचर पद है कि नहीं, तो ये हो जाएगा अचर पद, अचर पद बटे 1 है हमारा, 1 हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। ओके बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, अगला लेक्चर हम कल की क्लास में अटेंड करेंगे। ओके बाय।